हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। आज क्लास 10th की हिस्ट्री है, लेसन नंबर 1 है और इस लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इस लेसन के अंतर्गत बहुत सारी चीज हम सीखेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी इस लेसन के अंदर। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ना है इस लेसन के अंदर, चलिए चर्चा करते हैं। आपने इस लेसन का नाम तो देख ही लिया और इस लेसन ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेसन का नाम है। और पहले देखिए, पहले पॉइंट में प्रस्तावना की चर्चा की गई है, यानी राष्ट्रवाद क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन और प्रशासनिक सुधार कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की चर्चा की गई है। 1830 और 1848 की क्रांति, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, निष्कर्ष यानी राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो इन सारी चीजों के बारे में इस लेसन के अंतर्गत, जितने इस टॉपिक के अंदर जितने भी फैक्ट हैं, कंटेंट हैं, मैं एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी समझने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और पहचान को सबसे ऊपर मानते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ दिया राष्ट्रवाद क्या है, तो आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, फ्रीडम, एकता, इक्वलिटी और पहचान को सबसे ऊपर मानते हैं। 19वीं शताब्दी का यूरोप यानी राष्ट्रवाद की भावना से भरा हुआ था। इस दौर में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने लगे। राष्ट्रवाद ने यूरोप की राजनीति और इतिहास को नई दिशा दी। किसने? यूरोप ने। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता की मांग बढ़ी। ठीक है, और राष्ट्रीयता ने पूरे पुराने राजशाही और साम्राज्यवादी व्यवस्था को चुनौती दी। लोगों ने जाति, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर राष्ट्र बनने की कोशिश की। कई विद्रोह, आंदोलन और युद्ध भी हुए। अंततः राष्ट्रवाद ने यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण की ओर अग्रसर किया। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। अब एग्जाम में पूछता है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लास 9th में भी पढ़ा आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। एग्जाम में पूछता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में, बता सकते। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्निटी की विचार दिए। निरंकुश राजशाही का अंत हुआ और जनता सर्वोच्च शक्ति बनी। एकीकृत राष्ट्रीय मुद्रा और कानून लागू किए गए। वजन और नाप तौल की समान प्रणाली लागू की गई। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, राष्ट्रगान को अपनाया गया। फ्रांस के लोग खुद को नागरिक कहने लगे। ठीक है, सिटीजन। क्या बात है। क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्टा सत्ता में आए। फ्रांसीसी क्रांति के विचार यूरोप के दूसरे देशों तक फैल गए। नेपोलियन और प्रशासनिक सुधार क्या किया उन्होंने। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने नेपोलियन संहिता यानी 1804 यानी सिविल कोड लागू किए। किसने? नेपोलियन बोनापार्टा ने। समानती विशेषाधिकार समाप्त किए गए। विशेषाधिकार समाप्त किया गया। क्या? समानती विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के सामने सबको समान अधिकार मिले। संपत्ति के अधिकार की गारंटी दी गई। देखिए, नेपोलियन ने इतना सुधार किया अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कि लोगों की संपत्ति का अधिकार मिला, कानून के सामने सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, समानती विशेषाधिकार समाप्त कर दिया उसने। वजन और माप की एक समान प्रणाली लागू कर दी।
किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसान और व्यापारियों को लाभ मिला, लेकिन साथ ही नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए युद्ध किए। अंततः लोग नेपोलियन को एक विजेता साम्राज्यवादी शासक मानने लगे। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान कैसे हुई। देखिए भाषा, संस्कृति ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। उदाहरण पे उदाहरण देखिए इसमें जर्मनी की ग्रीम बंधु यानी ब्रदर ग्रीम ने लोक कथाएं, कहानियां संग्रहित की। कवि, लेखक और कलाकारों ने राष्ट्रीय भावना को जगाया। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही इंसान ने सारी चीज देखी। यदि कलाकार कलाकारी के नृत्य के माध्यम से, लेखक ने लेखन के माध्यम से, कवि अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारे देश में राष्ट्र की भावना जागृत बनी रहे। भाषा ने लोगों को एकता का एहसास भी कराया। गीत, कविताएं, नाटक राष्ट्रवाद का माध्यम बने। संस्कृति के जरिए लोगों में साझा पहचान बनी। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन भी था। शिक्षा ने भी राष्ट्र को फैलाने में योगदान दिया। अब देखिए यहाँ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, जिज्ञासा होगी उन्हें जानने की कि राष्ट्रवाद क्या है और इस देश में मेरा योगदान क्या है और मेरे अधिकार क्या हैं, तभी तो पता चलेगा शिक्षा के ही माध्यम से ना। तो संस्कृति राष्ट्रवाद ने राजनीतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया। 1830-1848 की क्रांतियां। 1830 की क्रांति में फ्रांस में फिर से राजशाही का अंत हुआ। ग्रीस ने तुर्की यानी उस्मानी साम्राज्य से स्वतंत्रता पाई। किसने? ग्रीक ने। 1830 में बेल्जियम ने हॉलैंड से अलग होकर स्वतंत्रता हासिल की। अब जो बेल्जियम था 1830 में कब अलग हुआ? बेल्जियम हॉलैंड से 1830 में। पोलैंड और इटली में भी विद्रोह हुए। 1848 की क्रांति में यूरोप में लोकतंत्र स्वतंत्रता की मांग को लेकर हुई। जब देखिए इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, 1848 में क्रांति यूरोप में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग को लेकर हुई। जब विद्रोह हुआ तो छात्रों, किसानों और मजदूरों ने विद्रोह में भाग लिया। जर्मनी और इटली में भी स्वतंत्रता और एकीकरण की मांग उठने लगी। महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। हालांकि ये क्रांतिकारियां पूरी तरह सफल नहीं रही, लेकिन क्रांतियां पूरी तरह सफल तो नहीं हुई। इन्होंने राष्ट्र की नींव को और मजबूत किया। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अब इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। 19वीं शताब्दी में इटली में 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। क्या? इटली। उत्तरी इटली ऑस्ट्रिया के अधीन था। यूसेपे मेतेजिनी ने युवा इटली आंदोलन की शुरुआत की। यूसेपे गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स सेना के साथ दक्षिणी इटली को आजाद कराया। ठीक है, इनका नाम गैरिबाल्डी है, नाम कर लीजिए इनका। देखिए मेतेजनी है। ठीक है। काउंट कैबूर ने कूटनीतिक तरीके से उत्तरी इटली का एकीकरण किया। किसने? काउंट कैबूर ने 1859 में फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। 1861 में पीटर इमैनुअल इटली का राजा बन गया। 1870 तक पूरा इटली एक राष्ट्र बन गया। इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की बड़ी उपलब्धि थी। अब जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है? देखिए जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय का। ओटोवान यानी बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने लौ और रक्त की नीति अपनाई, आयरन एंड ब्लड की। प्रसा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को युद्ध में हराया। 1871 में वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। विलियम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। जर्मनी का एकीकरण यूरोप राजनीति में बड़ा बदलाव था। अब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने
साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया। अब देखिए, राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपनिवेशवाद में लगे। जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्र राज्य साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगे। राष्ट्रवाद ने देशों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ा दी। इससे यूरोप में सैन्यवाद और हथियारों की दौड़ बढ़ी। राष्ट्रवाद ने एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया। उपनिवेशों के लोग भी स्वतंत्रता के लिए लड़े। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद ने विश्व युद्ध की नींव रखी। इस तरह राष्ट्रवाद एक और स्वतंत्रता का माध्यम बना तो दूसरी ओर युद्ध का कारण भी। अब निष्कर्ष यानी राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रवाद ने यूरोप को राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। इटली जर्मनी जैसे राष्ट्र राज्य बने। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार फैले। भाषाई और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई। राष्ट्रवाद ने महिलाओं और किसानों को भी राजनीतिक आंदोलन से जोड़ा। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा मिली। राष्ट्रवाद ने औद्योगिक क्रांति और सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी प्रभावित किया। लेकिन अत्यधिक राष्ट्रवाद ने युद्ध और टकराव को जन्म दिया। अंततः राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व राजनीति की नींव बना दी। तो आप लोग ये लेसन तो पढ़ लिए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और हमें कंटेंट बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अच्छे से आप लोगों को कम समय में सारी चीज़ें उपलब्ध हो, मैं यही चाहता हूँ। आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। पीसीएस का लगभग अक्टूबर में है। इसी की वजह से ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की रुकावट हो। सारे कंटेंट आपको उपलब्ध होंगे। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।